धीरे दिल्ली नींद की आगोश में जा रही थी। आज की रात कुछ ज्यादा ही काली थी, शायद अमावस की वजह से। पूरा साउथ ब्लॉक रात की कालिमा और खामोशी के चादर में लिपटा हुआ था। ऐसा लगता था मानो दिल्ली की तरह रायसीना हिल भी गहरी नींद में जा चुकी है। मगर इस काली रात और घुप खामोशी के बीच इसी रायसीना हिल पर एक कमरे में अजीब सी बेचैनी का आलम था। यहां मौजूद हर शख्स की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे में मौजूद हर शख्स के लिए अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी के सबसे अहम पल साबित होने वाले थे। भारतीय सेना के तीनों प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के हेड और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की नजरें सीधे एलओसी पर गड़ी थी। मिशन बस शुरू होने वाला था। सरहद पार भारतीय फौज के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। रायसीना हिल से 2 किलोमीटर दूर 7 RCR प्रधानमंत्री निवास। प्रधानमंत्री निवास भी पूरी तरह सन्नाटे और खामोशी में डूबा था। सुरक्षा गार्ड को छोड़कर प्रधानमंत्री निवास के करीब करीब सभी कर्मचारी तक सो चुके थे। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी सख्त रूटीन के बावजूद अब भी जागे हुए थे। जाग रहे थे ताकि जान सके कि उनके लिए अब तक के सबसे बड़े फैसले का अंजाम क्या हुआ। इधर नई दिल्ली से सैकड़ों मील दूर एलओसी पर भी रात उतनी ही काली थी, मगर हलचल तेज। कमांडो और सेना के जवान पूरी तरह तैयार थे। बस घड़ी की सुई के ठीक उस वक्त पर रुकने का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें चलना था। और फिर वो घड़ी आ ही गई। घड़ी सर्जिकल ऑपरेशन के शुरू होने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि 28 सितंबर को किस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना ने सर्जिकल ऑपरेशन को, सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। हम आपको उसका पूरा ब्यौरा देंगे। ये भी बताएंगे कि किस तरीके से उड़ी हमले के बाद देश भर में आक्रोश था और इसीलिए इस सर्जिकल स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर क्यों उन कमांडोज को चुना गया था इस ऑपरेशन के लिए। देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अठारह सितंबर 2016 उरी। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में भारतीय सेना पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका था। भारतीय सेना के 12 ब्रिगेड के उरी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन बेस पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था। इस हमले में 19 जवान शहीद हो चुके थे। 19 सितंबर 2016 उरी। हमले में मारे गए आतंकवादियों, उनके पास से बरामद जीपीएस सेट और जिंदा पकड़े गए 2 गाइड से खुलासा हो चुका था कि ये एक आतंकवादी हमला था। आतंकवादियों का ताल्लुक जैश-ए मोहम्मद से था और वो पाकिस्तान के रास्ते उरी में दाखिल हुए थे। हमले की खबर जैसे जैसे फैल रही थी, देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सेना के जवानों की शहादत आम हिंदुस्तानियों का खून खौला रही थी। लोगों के मूड ने मोदी सरकार पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया। देश में चारों तरफ से हमले के खिलाफ और हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की आवाजें उठनी शुरू हो चुकी थी। To respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us, we reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. 21 सितंबर नई दिल्ली। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को विदेश सचिव जयशंकर तलब कर न सिर्फ इस हमले पर भारत का विरोध जताते हैं, बल्कि हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ होने के तमाम पुख्ता सबूत भी सौंप देते हैं।
22 सितंबर न्यूयॉर्क। इधर हमले के खिलाफ भारत में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में लश्कर के आतंकवादी बुरहान वानी को हीरो बताकर आग में घी डालने का काम कर देते हैं। नवाज शरीफ यही नहीं रुकते, वो उरी हमले पर कोई सफाई देने की बजाय उल्टे भारत को ही कश्मीर मुद्दे पर घेरने का काम करते हैं। A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri इंतिफादा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण के दौरान कश्मीर का जिक्र और बुरहान वानी के जिक्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की खाई को और चौड़ा कर दिया। नवाज के भाषण में दोस्ती का रवैया कम, आईएसआई और आतंकियों की छाप ज्यादा दिखी। दूसरी तरफ कश्मीर की सरहदों पर तनाव बना हुआ था और उस बीच भारत चुप रहने वाला नहीं था। नवाज शरीफ का भाषण अब माहौल और गर्मा चुका था। पहली बार अब मोदी सरकार को लगा कि बहुत हुआ, कुछ करना होगा। 22 सितंबर नई दिल्ली। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पाकिस्तान के खिलाफ तमाम मिलिट्री और दूसरे ऑपरेशन की जानकारी देते हैं। दिन बीत रहा था पर ग्राउंड में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अभी तक खामोश थे। उनकी खामोशी माहौल को और भी ज्यादा रहस्यमय बना रही थी। मीडिया में बदले के सुर लगातार तेज होते जा रहे थे। यहां तक कि विपक्षी पार्टियां भी अब सरकार को घेरने लगी थी। 23 सितंबर साउथ ब्लॉक नई दिल्ली। प्रधानमंत्री अजीत डोभाल के साथ पहली बार साउथ ब्लॉक रायसीना हिल पर आर्मी के अंडरग्राउंड वॉर रूम में पहुंचते हैं। वहां सेना के तीनों प्रमुख, खुफिया एजेंसी रॉ के सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा और एनटीआरओ चीफ आलोक जोशी पहले से मौजूद थे। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्मी के साउथ ब्लॉक में स्थित अंडरग्राउंड वॉर रूम में पहुंचने के साथ ही यह बात साफ हो गई थी कि भारत के सब्र का इंतहा पूरा हो चुका है। उरी हमले के लिए आतंकियों को सूद समेत जवाब देने का इरादा बन चुका था। प्रधानमंत्री को बताया गया कि इसरो की कम ऊंचाई वाले सैटेलाइट के जरिए पाक अधिकृत कश्मीर पर पूरी नजर रखी जा रही है। मानव रहित विमान से पीओके के टेरर लॉन्चिंग पैड की भी निगरानी हो रही है। इसके अलावा रॉ के लोग जमीन पर भी ऐसे 8 टेरर लॉन्च पैड की जानकारी जुटाने में लगे हैं। इसी के बाद मीटिंग में फैसला हुआ कि इन 8 टेरर कैंपों पर ही नजर रखी जाए और उसके बारे में तमाम अपडेट दिए जाए। टारगेट इन्हीं 8 लॉन्चिंग पैड को चुना जाना था। 24 सितंबर 2016 केरल। रायसीना हिल के वॉर रूम से निकलने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री केरल पहुंचते हैं और उरी हमले के ठीक 6 दिन बाद पहली बार पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हुए वो इशारों में बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उरी हमले के बाद देश में जबरदस्त आक्रोश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को केरल के कोझिकोड में बोलने वाले थे। लोगों की निगाहें वहां पर थी कि वो आखिर कैसा संदेश देते हैं। दरअसल ब्लूप्रिंट तो तैयार कर लिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच से बोलने की शुरुआत उन्होंने की तो आतंकियों को एक कड़ा संदेश भी दिया। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। उधर मोदी पाकिस्तान को ललकार रहे थे, इधर उसी वक्त नई दिल्ली से लेकर एलओसी और यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर भी हलचल तेज हो रही थी। खुफिया एजेंसी रॉ के भरोसेमंद एजेंट
रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हर गतिविधियों पर नजरें गड़ाए थे। रॉ को खास टास्क मिला था और वो ये कि वो पाक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और रावलपिंडी बेस 10 के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मलिक जफर इकबाल की हर हरकत और मूवमेंट पर नजर रखें। नॉर्दर्न एरिया के फोर्स कमांडर के एक जनरल की भी निगरानी की जा रही थी। रॉ एजेंट को बस ये पता करना था कि पाक सेना और कमांडर्स की मूवमेंट में कोई तब्दीली तो नहीं हो रही। पाकिस्तान से आकर आतंकवादी हिंदुस्तान में कोहराम मचाते, हमारी सेना उसका जवाब देती। मुंबई से लेकर पठानकोट अब तक यही तो होता आया था, मगर अब रवायत बदलने की जरूरत थी। लेकिन इसके लिए जोश के साथ साथ होश भी जरूरी था। खुफिया एजेंसियां लगातार आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड पर नजरें गड़ाई थी। हमारे रॉ एजेंट पूरी तरह मुस्तैद थे। रावलपिंडी और पाकिस्तान से रॉ ने गुप्त संदेश भेजे। संदेश अच्छे थे, अब बस सबसे अहम और बड़ा फैसला करना था, और ये फैसला नई दिल्ली में होना था। देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। नई दिल्ली फैसला ले चुकी थी, एक ऐसा फैसला जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता था। मगर इस फैसले पर प्रधानमंत्री की मुहर लगते ही अब पलटने का सवाल ही नहीं था। 26 सितंबर, नई दिल्ली। तीनों सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसियों के हेड अपना अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि उनके फोन से पाकिस्तान उनके मूवमेंट का पता न लगा सके। रायसीना हिल से कोसों दूर एक खुफिया जगह पर इनकी मीटिंग होती है। सभी बिना वर्दी और बिना सरकारी गाड़ी के उस जगह पहुंचते हैं। इसी मीटिंग में ऑपरेशन को अमली जामा पहना दिया जाता है। आर्मी की स्पेशल फोर्स के 4 और 9 पैरा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर्स को अब पहली बार मिशन की जानकारी दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि वो इस मिशन के लिए सबसे घातक कमांडो का चयन करें। कमांडो का चयन होते ही उन्हें MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल के एडवांस एरिया में भेजा जाना था। घातक कमांडो का चयन हो चुका था, अब बारी थी सेना की टुकड़ी चुनने की। उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले में 6 बिहार रेजिमेंट के सबसे ज्यादा 16 जवानों ने शहादत दी, जबकि 10 डोगरा के 3 जवान शहीद हुए। दोनों रेजिमेंट के फौजी बदले की आग में जल रहे थे। यही वजह थी कि इस मिशन के लिए दोनों रेजिमेंट के घातक कमांडोज को चुना गया। तय हुआ कि पहला मौका 6 बिहार और 10 डोगरा रेजिमेंट को दिया जाएगा, क्योंकि उरी हमले में इन्हीं 2 रेजिमेंट के जवान शहीद हुए थे। जिस रेजिमेंट को अपने साथियों की शहादत का दर्द मिला था, अब उनकी बारी थी कि वो दुश्मन के खेमे में घुसकर दुश्मन को दर्द दे। 26 सितंबर, नई दिल्ली। NSA चीफ अजीत डोभाल मिशन से पहले आखिरी मीटिंग करते हैं सेना के तीनों चीफ और खुफिया एजेंसियों के हेड के साथ। इस मीटिंग में पहली बार ऑपरेशन की बारीक से बारीक डिटेल डिस्कस की जाती है। तय होता है कि मिशन के तहत LOC के उस पार 500 मीटर से 3 किलोमीटर तक आतंकवादियों के कुल 8 कैंपों पर हमले किए जाएंगे। हमले के दौरान पूरे मिशन के लिए वक्त तय किया गया। उस तय वक्त में ही घातक कमांडो और सेना के जवानों को अपना मिशन पूरा कर वापस सरहद में भी लौटना था। 23 सितंबर 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक के वॉर रूम में गए और वहां रणनीति यह बनी कि दुश्मन के इलाके में घुसकर उसको सबक सिखाया जाएगा। लेकिन सोचा यह भी जाना था कि आखिर चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी, अफगानिस्तान की क्या प्रतिक्रिया होगी, अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी, दुनिया के बाकी देश क्या सोचेंगे। तो एक जंग कूटनीति के स्तर पर भी लड़ी जा रही थी। हालांकि यह जंग तो पिछले 2 वर्षों से चल रही है, पाकिस्तान के आतंकवाद को दुनिया भर में बेनकाब करने की। और यह जंग भी रंग लाई इस ऑपरेशन के बाद। पूरा विश्व भारत के साथ, और पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने वाला देश अलग थलग खड़ा था। सारी तैयारियां मुकम्मल थी, अब बस एक्शन का वक्त था। नई दिल्ली की धड़कनें पूरी तरह से तेज थी। जरा सी चूक मतलब बदले की जगह खुद को ही एक और जख्म।
हर कदम एहतियात से उठाया जाना था, हर कदम जोखिम भरा था। चूक का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत। 28 सितंबर देर रात, वो तारीख, वो वक्त अब आ चुका था। रात कुछ ज्यादा ही काली थी क्योंकि यह अमावस की रात थी। दिल्ली लगभग सो चुकी थी, मगर उसी दिल्ली के एक वॉर रूम में कुछ लोगों की आंखों से नींद कोसों दूर थी और उनमें से एक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। इंडियन आर्मी के इतिहास में बॉर्डर के पार अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बस अब शुरू होने वाला था। पीओके के 250 किलोमीटर के इलाके में 8 आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला करने की योजना बन चुकी थी। 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ आखिरी दफा मुलाकात की। अब इंतजार उस रात का था जो पाकिस्तान के लिए अमावस की रात साबित होने वाली। तैयारी पूरी हो चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सेना प्रमुख दलवीर सुहाग के प्लान को एक्शन में लाना था। जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान में आतंकियों और पीओके में आतंकी कैंपों पर भारतीय कमांडोज का कहर टूटने ही वाला था। आसमान में घुप अंधेरा यानी अमावस्या की रात। एलओसी पर सन्नाटा है और टारगेट सामने है। टारगेट यानी पीओके में बने आतंकी कैंप। अब हिंदुस्तान के घातक कमांडो एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। एक्शन भी ऐसा कि एक ही वार में दुश्मन को ध्वस्त करना है, पल भर में नेस्तो नाबूद कर देना है। और फिर शुरू होता है ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान की चौकसी और रेडारों को धता बताते हुए हिंदुस्तान के ज्यादातर स्पेशल कमांडोज पैदल ही एलओसी को पार करते हैं और पाक अधिकृत कश्मीर में घुस जाते हैं। जबकि एक हिंदुस्तानी पैरा कमांडोज की एक टीम जिसपे ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 30 कमांडोज को लिया गया, अब वो पीओके में घुसते हैं। ये स्पेशल कमांडोज एक खास तकनीक जिसे हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग यानी HAHO पैराशूट कहा जाता है, उसके जरिए पीओके में बिल्कुल अंदर घुसते हैं, यानी आतंकी कैंपों के बेहद नजदीक। ट्रांसपोर्ट विमान में सवार भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस कमांडोज ने हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग पैराशूट्स के जरिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रवेश किया है। ये वो खास पैराशूट्स हैं जिनकी ओपनिंग बहुत ऊंचाई पर होती है। ऐसे में दुश्मन को सुनाई नहीं पड़ता कि पैराशूट कहां खुला, ना ही वो पैराशूट को देख पाता है। और रात के अंधेरे में ये कमांडो GPS डिवाइसेस की मदद से अपने निशाने के ठीक नजदीक लैंड कर पाते हैं और वहां से उनका ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जी हाँ, हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग यानी HAHO पैराशूट की खासियत ये होती है कि जब ये खुलते हैं तो ना के बराबर शोर करते हैं ताकि दुश्मन को इसकी खबर तक न लगे। इस तकनीक में कमांडोज के पास एक GPS तकनीक होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कहां उतरना है, किस खास पॉइंट पर पैराशूट को लैंड कराना है। पाकिस्तान के अलर्ट होने के बावजूद हिंदुस्तान के स्पेशल कमांडोज की सभी 8 टीमें सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पीओके में दाखिल हो जाती हैं। ये पैरा कमांडोज ट्रेवर 21 और AK-47 असॉल्ट राइफलें, रॉकेट प्रोपेल्ड गन और रशियन थर्मोबैरिक रॉकेट से लैस थी। हथियारों के इस्तेमाल के लिए साइलेंसर का इस्तेमाल किया गया। अब हिंदुस्तान के जाबाज कमांडोज पीओके में बने आतंकियों के लॉन्च पैड पर धावा बोलते हैं और अपने घातक हथियारों का मुंह खोल देते हैं।
जिस वक्त हिंदुस्तान के कमांडोज ने हमला बोला उस वक्त आतंकी अपने अपने कैंपों में सोए हुए थे। ऐसे में भारतीय कमांडोज ने आतंकियों के कैंपों पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए और मशीन गनों से आतंकियों को भून डाला। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की धरती पर अब आतंकियों की लाशें बिछनी शुरू हो गई। सेना और खुफिया ब्यूरो ने खास तौर पर उन आतंकी कैंपों को निशाना बनाया था जहां आतंकी लगातार सेना को और जम्मू और कश्मीर को निशाना बना रहे थे। खास तौर पर यहां केल में, मुजफ्फराबाद के पास और बिम्बर तक कुल मिलाकर 8 कैंपों पर हमारे घातक कमांडो और स्पेशल फोर्सेस ने हमला किया। रातों रात इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और 250 किलोमीटर लंबे इस इलाके में दुश्मन को पता ही नहीं चला कब सेना आई, हमला किया। जब तक दुश्मन जाग पाता, सेना सकुशल वापस लौट चुकी थी। कश्मीर में हिंदुस्तान के पैरा कमांडोज ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। जबकि एलओसी के नजदीक वाले पीओके के लॉन्च पैड्स पर हिंदुस्तान के घातक कमांडोज आतंकियों को मौत के घाट उतारते हैं। हम आपको बता दें कि ये घातक कमांडोज उसी डोगरा और बिहार बटालियन के थे जिनके 18 साथी उरी के आर्मी हेडक्वार्टर पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए। घातक कमांडोज के सीने में बदले की आग जल रही थी। ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक के प्लान के मुताबिक इन घातक कमांडोज को एलओसी के नजदीक वाले आतंक के लॉन्च पैड्स को नेस्तो नाबूद करने का जिम्मा सौंपा गया। ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक का आगे का सच आपको दिखाएं, उससे पहले आपको घातक कमांडोज की असलियत भी बता देते हैं। घातक सिर्फ नाम नहीं, घातक दुश्मन के खिलाफ खुफिया मिशन को उसके अंजाम तक पहुंचाने का कामयाब जरिया भी है। हिंदुस्तानी फौज की जान है, उसकी ताकत है। कमांडोज का एक ऐसा दस्ता है जो मुश्किल हालात में भी अपने मिशन को अंजाम देने का जज्बा और मादा रखता है। और पाकिस्तान को आगे भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि घातक कमांडोज इस वक्त हिंदुस्तानी फौज के हर इन्फेंट्री बटालियन का हिस्सा है। उड़ी में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले में 10 डोगरा और 6 बिहार के 19 सिपाही शहीद हुए थे। इसके बाद इन दोनों पलटनों के घातक कमांडो बदले की आग में जल रहे थे। जल्द मौका आया, लेकिन कहा यह गया कि पैरा कमांडोज अंदर जाएंगे। इन दोनों पलटनों ने कहा हम भी साथ जाएंगे, खून हमारा बहा है, दुश्मन का दुगना खून बहेगा। घातक कमांडो किसी भी पलटन के सबसे खूंखार कमांडो दस्ते होते हैं। सबसे योद्धा जो जवान होते हैं, बलशाली होते हैं और निडर होते हैं। इनमें जज्बा होता है दुश्मन से लोहा लेने का और दुश्मन को नाको चने चबा देने का। अब आपको घातक कमांडोज का घातक सच बताते हैं। क्या होते हैं घातक प्लाटून? हर इन्फेंट्री बटालियन में करीब 20 जवानों की एक प्लाटून होती है जिनमें एक कमांडिंग कैप्टन और 2 नॉन कमीशन अफसर शामिल होते हैं। इसके अलावा मार्क्समैन, स्पॉटर जोड़े, लाइट मशीन गनर, मेडिक और रेडियो ऑपरेटर होते हैं। बाकी बचे सैनिक असॉल्ट ट्रूप के तौर पर काम करते हैं। पैदल सेना के सबसे तेज तर्रार सैनिकों को घातक प्लाटून में शामिल किया जाता है। कर्नाटक के बेलगाम में इन कमांडोज की खास ट्रेनिंग होती है। ये तमाम तरह के हथियार चलाने में तो माहिर होते ही हैं। पहाड़ से लेकर समंदर और आग के बीच भी काम कर सकते हैं। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के जिन सबूतों के लिए चिल्ला रहा है, इस ऑपरेशन के प्लान के मुताबिक सेना ने उसकी पूरी प्लानिंग की हुई थी। जी हाँ, ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे स्पेशल पैरा कमांडोज और घातक कमांडोज के हेलमेट पर कैमरे लगे थे। हम आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन की फिल्म बनाई गई। कमांडोज के हेलमेट माउंटेड कैमरे से ऑपरेशन को शूट किया गया। इसके अलावा पैरा कमांडोज ने स्टिल कैमरों से भी ऑपरेशन की फोटोग्राफी की। सैटेलाइट से भी पूरे ऑपरेशन की फिल्म बनाई गई। जिस वक्त सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उससे पहले सारे कमांडोज ये तय कर चुके थे
कि अब उन्हें मिशन को अंजाम देने से कोई रोक नहीं सकता। आतंक के कैंपों को नस्ते-नाबूद करने का ठोस इरादा कमांडोज दिल में पूरी तरह से उतार चुके थे। जैसे ही घड़ी में रात के 2:30 बजे का वक्त हुआ, हिंदुस्तानी जाबाजों ने आतंक पर धावा बोल दिया। पीओके में अंदरूनी कैंपों तक पहुंचे पैरा कमांडोज ने भी, और एलओसी के नजदीक वाले आतंकी कैंपों पर घातक कमांडोज ने एक साथ आतंक के अलग अलग कैंपों में सो रहे आतंकियों को मौत घाट उतारा। हिंदुस्तानी जाबाजों ने पाकिस्तानी सेना को इस ऑपरेशन की भनक तक लगने नहीं दी, और जब तक भनक लगी पाकिस्तान के आतंकियों का काम तमाम हो चुका था और हिंदुस्तानी सेना का ऑपरेशन पूरा। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान स्पेशल फोर्स का सिर्फ एक कमांडो घायल हुआ, वो भी उस वक्त जब लौटते समय भारतीय कमांडो का पैर बारूदी सुरंग पर पड़ गया। इंडियन आर्मी के मुताबिक ये एक परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक रही। सभी भारतीय जाबाज अपने बेस पर वापस थे। पाकिस्तान के 50 आतंकी मौत की आगोश में सो रहे थे। टीजीएमओ सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी पूरे देश को दी। बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। अब खलबली पाकिस्तान में मचती है और हिंदुस्तान में उन 18 शहीदों का बदला पूरा होता है जो उरी आर्मी हेडक्वार्टर में शहीद हो गए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ऑपरेशन के घंटों बाद तक पाकिस्तान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हिंदुस्तान इस तरह उसके घर में घुसकर उस पर हमला करेगा। पाकिस्तान लगभग बेहोशी की हालत में चला गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिर में उसे झूठ बोलना पड़ा कि ऐसा कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ ही नहीं। हालांकि बाद में खुद पाकिस्तान के अपने लोगों ने ही इस ऑपरेशन की बात कबूल की। ये सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न था। हिंदुस्तान के जवान झूम रहे थे। हिंदुस्तान के 18 जवानों की मौत का बदला पूरा हो चुका था। शहीदों के परिवार वालों के दिलों को भी ठंडक पहुंची। ऐसा दर्दनाक मौत जिससे वो कभी आने वाले दिन में कोई आतंकवाद बनने का सपना भी न देखे। मुझे बहुत खुशी हुआ और ये और कुछ दिन पहले होने से आज ये भी जो नौबत हमको देखने को मिला वो नहीं मिलता। सर मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि उनका जो ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पे वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं वो नष्ट हुए हैं। उधर पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि उसी के घर में घुसकर हिंदुस्तान के जाबाजों ने बदला लिया है, आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। 45 साल बाद भारतीय सेना ने पहली बार एलओसी पार की और पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की कमर ही तोड़ डाली। कैंप पर आतंकी हमले के बाद से मोदी के सिपह सालार बैकफुट पर थे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फ्रंट फुट पर आ गए। अपनी शिकस्त से बौखलाया पाकिस्तान एक बार फिर सीमा पर फायरिंग करने लगा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपनी सीमा से गोलियां चलानी शुरू कर दी हिंदुस्तानी सीमा की ओर। कई ऐसे गांव हैं जिन्हें एहतियातन खाली कराया गया है। तकरीबन 10 किलोमीटर का जो दायरा है वहां से गांव वालों को पीछे की तरफ हटने के निर्देश हैं। उन्हें रिलीफ कैंप में रखा गया है। बॉर्डर और एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का जवाब बीएसएफ और सेना दोनों दे रही है। सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि मोदी सरकार और सेना ने उरी में 18 जाबाजों की शहादत का बदला सूद समेत ले लिया। आज तक ब्यूरो।